हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई एम हियर। सरफेस केमिस्ट्री के नोट्स लेके मैं आ चुकी हूँ, शॉर्ट नोट्स आप सभी लोगों के लिए। इससे पहले हम लोग जो है आपका केमिकल काइनेटिक्स कर चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम कर चुके हैं, ठीक है। और हमने एक और टॉपिक किया था जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो 3 टॉपिक हमारे लगभग लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो आज हमारा ये टॉपिक होगा 4th सरफेस केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स। केमिकल काइनेटिक्स हो गया था हमारा, ठीक है ना। आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे अगर आप जाके देखेंगे तो स्टार्ट करते हैं हम शॉर्ट नोट्स के लिए। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, इसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है केमिकल एड्जॉर्प्शन और फिजिकल एड्जॉर्प्शन के टाइप। दोनों टाइप हैं ये आपके एड्जॉर्प्शन के। इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। जैसे मैं थोड़ा सा रिकॉल कराऊँ तो वॉन डेर वाल अट्रैक्शंस, यहाँ पे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ये स्पेसिफिक नहीं होते लेकिन केमिकल वाले हाईली स्पेसिफिक होते हैं। ये रिवर्सिबल होते हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करते हैं और इजीली लिक्विफिकेबल गैसेस ज़्यादा एड्जॉर्ब होती हैं। इसका भी सेम सीन है इसमें, ठीक है। बस इसमें हम बॉन्ड फॉर्मेशन पे ध्यान देते हैं। इसमें एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन आपकी कम होती है, इसमें एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन आपकी ज़्यादा होती है। टेम्परेचर वाला भी एक फैक्टर आता है इसमें कि यहाँ पे लिखा नहीं है शायद, टेम्परेचर बढ़ाने पे आपका एड्जॉर्प्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसके केस में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पहले एड्जॉर्प्शन आपका बढ़ता है लेकिन बाद में कम होने लगता है, ठीक है। इसका कर्व जो है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन का कर्व आता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे कैसा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो x/m वर्सेस टेम्परेचर का कर्व ऐसा आएगा। टेम्परेचर बढ़ाया तो ये आपका डिक्रीज हो जाएगा, जबकि इसके केस में क्या है, ये पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है। तो ये दोनों, ये सारे इसके जो है कंपैरिजन है दोनों के लिए। सबसे पहली चीज़ यही आती है। दूसरी चीज़ इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स। मोस्टली वो यहीं पे खेलता है, इन्हीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिएगा, आइसोथर्म्स में सबसे पहले आपकी आती है फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक, जिसमें x/m इक्वल्स टू k p⁻1/m, ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका प्रेशर है, ठीक है। ये अमाउंट है जो एब्जॉर्ब हुआ है, अमाउंट एब्जॉर्ब्ड है ना। ये सब आपने लिख रखा होगा, मैं केवल फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट आप लोगों को बता दे रही हूँ। इसके बाद देखिए, इसी का लॉग ले लेंगे तो इससे एक और फॉर्म बनती है log x/m इक्वल्स टू log k + 1/n log p। तो इसका कर्व अगर आप प्लॉट करें log x/m वर्सेस log p, तो y बराबर mx + c का एक कर्व मिलता है जिसकी स्लोप आपके 1/n को डिनोट करती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अगली चीज इसमें क्या है, लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म आती है फ्रेंडलिश के बाद में। ये सभी आपकी मोनोलेयर एड्जॉर्प्शंस हैं, ये जरूर ध्यान रखना। थ्योरीज में आप लोग ये चीज़ें पढ़ोगे। फिर देखिए, लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है Kp इक्वल्स टू θ/1 - थीटा, और दूसरा ये है थीटा इक्वल्स टू Kp/1 - Kp। ये दोनों इसके मेन एक्सप्रेशंस हैं। थीटा क्या होता है आपका, थीटा जो है वो है कि आपका फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइट्स, ठीक है। ऑक्यूपाइड साइट्स का फ्रैक्शन आपका इस तरीके से होता है। के और पी आपको पता है प्रेशर है, के क्या होता है, KA/KD, इससे इसको हम डिनोट करते हैं, एड्जॉर्प्शन डिवाइड बाय डिसॉर्प्शन। फिर लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म से बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं जो सारे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिएगा। इसी को हम P/V इक्वल्स टू P/V मोनोलेयर अपॉन 1/K V मोनोलेयर, या हम बोले कि थीटा इक्वल्स टू V/V मोनोलेयर अगर हम लिखें, ऑक्यूपाइड डिवाइड बाय टोटल साइट्स, ये टोटल है, टोटल वॉल्यूम, और ये कौन सा है, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। तो इसके बेसिस पे हमारे पास एक कर्व निकल के आता है P/V वर्सेस P का कर्व। तो वो कर्व भी मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, देखो ये है P/V वर्सेस प्रेशर का कर्व, जिसकी स्लोप आपके मोनोलेयर क्या बताती है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं, थोड़ा छोटा बन गया कर्व। ये आपका बताती है कि टोटल एरिया कितना अवेलेबल है ना। वी मोनोलेयर वैकेंट नहीं, पूरा ही एरिया के बारे में बताती है। P/V वर्सेस प्रेशर का कर्व अगर हम देखें तो इसका स्लोप जो है वो किसको बताता है, स्लोप
1/v मोनोलेयर, यानी कि वो मोनोलेयर अगर आपको निकालना हो तो स्लोप का इन्वर्स कर दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए इसी में डिसोसिएटिव एड्जॉर्प्शन एक आता है, थीटा इज इक्वल्स टू केपी की, ये है आपका बाईमोलिकुलर के लिए। बाईमोलिकुलर के लिए आप ये लिखते हो थीटा इज इक्वल्स टू केपी अपॉन 1 प्लस केपी। अगर ये एन मॉलिकुलर हो तो हम जनरल जो फॉर्म लिखते हैं वो लिखते हैं केपी इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू केपी की पावर 1/n अपॉन 1 प्लस केपी की पावर 1/n। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो केपी इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा की पावर n। अगर ट्राई मॉलिकुलर है तो क्या हो जाएगा, ट्राई मॉलिकुलर है तो केपी की पावर 1/3 1 प्लस के इंटू पी की पावर 1/3। इस तरीके से आप इनको लिख सकते हो। डिसोसिएटिव एड्जॉर्प्शन का मतलब यही होता है कि आपका एड्जॉर्प्शन होने के बाद ये दोनों आपके सबस्ट्रेट के साथ में अलग अलग बॉन्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे मैंने दो चीज़ें बताई है कि लो प्रेशर पे क्या सीन होता है और हाई प्रेशर पे क्या सीन होता है। बहुत बार 2 मार्क का क्वेश्चन इन दोनों चीज़ों से भी बन जाता है। इसको भी थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर की जो कंडीशंस हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लो प्रेशर पे फर्स्ट ऑर्डर, हाई प्रेशर पे 0 ऑर्डर, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। तो ये प्रेशर डिपेंडेंसी है बेसिकली, प्रेशर डिपेंडेंसी। ठीक है, इसके बाद देखिएगा थीटा इक्वल्स टू 1/1 प्लस केपी, ये अनादर एक्सप्रेशन आपका आ जाता है लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का ही, जिसमें 1/थीटा वर्सेज 1/पी अगर आप प्लॉट करें 1/थीटा वर्सेज 1/पी तो आपकी जो स्लोप आती है वो किसके बराबर आती है, 1/k के। यानी कि k आप यहाँ से निकाल सकते हैं इसको इन्वर्स करके। नेक्स्ट देखिए बेट आइसोथर्म जो है आपकी, ये आपकी मल्टीलेयर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है, मल्टीलेयर के लिए होता है। ठीक है, और मल्टीलेयर का कर्व कुछ इस टाइप का आता है। इसकी एक्सप्रेशन जो है वो ध्यान रखिएगा, वो इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा जो चीज़ है वो है ये वाली वैल्यूज़, ये जो आपको दिख रही है। मोनोलेयर क्या होगा, 1/इंटरसेप्ट प्लस सोप, और सी क्या होगा, इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1/सी जो है आपका, ये कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती है, ये इसका एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1 प्लस स्लोप अपॉन इंटरसेप्ट। मोनोलेयर क्या है, 1/इंटरसेप्ट प्लस सोप, और ये क्या है 1 प्लस स्लोप अपॉन इंटरसेप्ट। ये दोनों ध्यान रखिएगा। एंड इसके अलावा इसकी जो मेन इक्वेशन है 1/v p बाय पी नॉट माइनस पी 1/सी वी मोनोलेयर, सी यहाँ पे 1 माइनस सी आएगा, है ना, 1 माइनस सी अपॉन सी वी मोनोलेयर, ऐसा कुछ आपकी वैल्यूज यहाँ पे रहती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखिएगा बेट आइसोथर्म का यहाँ पे आता है स्टिकिंग प्रोबेबिलिटी, कितनी देर तक आपका मॉलिक्यूल जो है सरफेस पे टिका रहता है, उसकी वैल्यू है रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिवाइड बाय रेट ऑफ कॉलिजन ऑन द सरफेस, आर एड्जॉर्ब डिवाइड बाय जेड। अब ये जो रेट ऑफ कॉलिजन ऑफ द सरफेस है वो है p/√2π kbmt, ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है वही। ठीक है, ये आपका प्रेशर हो जाएगा, ये आपका मास है उस मॉलिक्यूल का, और ये है आपका टेम्परेचर। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप बस इनको ध्यान रखिएगा। और कहीं पे आपने पहले से लिखा हुआ है तो एडिशनल चीज़ें इसमें मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए डिजॉर्प्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, उसका फॉर्मूला भी यहाँ पे है। डिजॉर्प्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हम ऐसे निकालते हैं, ED इज टू RT/ln टो बाय टो नोट, या फिर आप ये फॉर्मूला ध्यान रख लें, टो इज टू टो नोट ई की पावर माइनस ई की पावर प्लस है, ये ध्यान रखना, ई की पावर प्लस जो आपकी आरएनएस इक्वेशन में होता है उसका अपोजिट है, ये भी आप ध्यान सकते हो। ये आरएनएस इक्वेशन टाइप चीज़ है, और यहाँ से हम ये निकालते हैं। यहाँ पे टो और टो नोट क्या है वो भी ध्यान रखिए। टो और टो नोट आपके जो हैं कहाँ गए, अभी आएगा बताती हूँ। ये आपके क्या हैं, लाइफ टाइम है। टो एंड टो नोट आर लाइफ टाइम्स, दीज आर लाइफ टाइम। ठीक है, क्या क्या है अभी आएगा। इसके बाद देखिए हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगी, डिजॉर्प्शन तो हमने निकालती, एड्जॉर्प्शन भी आपकी क्लॉसियस क्लेपेरॉन टाइप की इक्वेशन जो होती है, क्लॉसियस इक्वेशन, या हम बोलें कि वॉन्ट ऑफ रिलेशन जो है उससे आता है। वही जैसे काइनेटिक्स में पढ़ते हैं K2/K1, वैसे P2/P1 डेल्टा H एड्जॉर्प्शन अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, अब ये वाले जो कर्व हैं
टो बराबर टो नॉट ई की पावर प्लस ई डी अपॉन आर टी, इसका लॉग एल एन लेंगे तो ये वैल्यू आएगी। फिर आप इसके और इसके बीच में कर्व प्लॉट कर सकते हैं जिसका स्लोप आपको क्या देगा, डिसऑर्प्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ई डी, है ना। तो ये है टो, एवरेज टाइम स्पेंट ऑन दी सरफेस को हम टो बोलते हैं। ये है टो नोट, क्या है कि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ तब आपका एवरेज टाइम क्या था। तो इस तरीके से जो पहले जो चीज़ें पढ़ी हमने टो नोट ये है। अगर हमारे पास दो टेम्परेचर हो और दो लाइफ टाइम हो तो ऐसा कुछ फॉर्मूला बन जाता है जैसा काइनेटिक्स में बनता है, सिमिलर टाइप की चीज़ें एकदम। ठीक, अगला देखिए, अगला देखिएगा। यहाँ पे बस थोड़ा सा डिफरेंस आप ये जरूर ध्यान रखें, दिस इज इम्पॉर्टेंट, कि वहाँ पे हम आरएनएस इक्वेशन में माइनस होता है इक्वेशन में, यहाँ पे प्लस है तो टो वन बाई टो टू और T1 माइनस T2 लिखा जाता है, जबकि वहाँ हम K2 बाई K1 लिखते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, यंग लैपलेस इक्वेशन आती है जो कि सरफेस टेंशन आपको बताती है, सरफेस टेंशन के बारे में। ये गामा क्या है, आपकी सरफेस टेंशन है, ठीक है। और ये आपकी क्या है, रेडियस है। जो भी आपकी सरफेस है, वो जो सरफेस आपकी बनती है उसकी रेडियस को बताता है ये आर। तो डेल्टा पी यंग लैपलेस इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से यहाँ पे भी केल्विन करके एक इक्वेशन आती है, जो भी आप ध्यान रखिएगा, सेम है, एल एन पी बाई पी नॉट टू गामा बाई आर पी एम बाई आर टी। वही मास है, वही आपका टेम्परेचर और क्या है, गैस कांस्टेंट। रो क्या है, आपकी डेंसिटी, रो डिनोट करता है डेंसिटी को। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कैपिलरी एक्शन, जो आपकी कैपिलरीज होती है उसमें कितना हाइट राइज हुई। ये अगर आपने यहाँ पे कैपिलरी रखी और यहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट है तो इसमें कितना हाइट तक वो राइज हुआ, वो h है। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, गामा इक्वल्स टू हाफ, सरफेस टेंशन को इससे डिनोट किया है, हाफ एच रो जी आर डिवाइड बाई कॉस थीटा। ये है कॉन्टैक्ट एंगल जो आपको दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं दिया जाएगा तो 0 डिग्री होता है, तो इसको हम हटा सकते हैं, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। h आपकी हाइट है, g आपका क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 10 भी ले सकते हो। r पता है, रो पता है, डेंसिटी है, ठीक है। और r क्या है यहाँ पे जो r है वो है कैपिलरी की रेडियस, कैपिलरी रेडियस, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन चुके हैं, ठीक है, कंपैरिजन बेसिस पे। फिर देखिए गिब्स एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, इसका एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, सरफेस एक्सिस कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली हम यहाँ से निकालते हैं जिसको हम इससे डिनोट करते हैं। और गिब्स एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की वैल्यू है -c/RT डी गामा बाई डी सी। ये आपकी कॉन्सेंट्रेशन है और ये आपकी सरफेस टेंशन है। ROT के नॉर्मल मीनिंग है सरफेस एक्सिस कॉन्सेंट्रेशन निकाली जाती है, अगर ये लेस देन 0 हो तो सरफेस इनएक्टिव होती है, और ये होते हैं तो सरफेस को एक्टिव करने वाले सब्सटेंसेस, और ये इसको इनएक्टिव करने वाले सब्सटेंसेस, ये ध्यान रखिएगा। तो इन्हें हम कहते हैं, सॉरी उल्टा लिख दिया, ग्रेटर देन 0 होगा तो ये कहलाते हैं आपके सरफेक्टेंट्स, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो सरफेस केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें नहीं है, इसमें 3 चीज़ें ही हैं। एक तो आपके एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स है, उसी में सारा सब कुछ जो है मिला हुआ है। फिर एड्जॉर्प्शन की थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा ध्यान रखना कि एड्जॉर्प्शन की एंट्रोपी क्या है, इंथैल्पी क्या है, ये भी आपसे पूछ सकता है। दूसरा चीज़ है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म वाली चीज़ें, सारे एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म आपको याद ध्यान होने चाहिए। तीसरा है ये यंग लैपलेस वाली चीज़ें। यंग लैपलेस में आप चाहें एक और चीज़ लिख सकते हैं, अगर यही चीज़ें हम बबल के लिए लिखें तो डेल्टा पी यहाँ पे 2 गामा बाई आर है, लेकिन बबल में 2 लेयर बनती हैं आपकी, तो डेल्टा पी बराबर 4 गामा बाई आर हो जाता है। ये और आप याद रख सकते हैं बबल के लिए, सोप बबल के लिए, ठीक है। सोप बबल में आपके डबल लेयर फॉर्मेशन होता है, ये ध्यान रखिएगा। इस चैप्टर से इतना ही मोस्ट ऑफ द टाइम आता है, ठीक है। और आगे जाने से पहले मैं एक बात बता देती हूँ कि अगर आप 2026 के एस्पायरेंट्स हैं और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जून वाले एग्जाम के लिए, तो हमारा सुपर इमोशन 7.0 बैच आ चुका है, 1 दिसंबर से आने वाला है, मतलब है ना, यानी कि परसों नेक्स्ट वीक से आपका आने वाला है, और 1 दिसंबर से है ये बैच।
इसमें आपको 20% ऑफ मिल रहा है और इसके लिए आपको कूपन कोड क्या लगाना है, IFAS20। खास बात यह है कि इस बैच में आपको रोज प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आपको इसी बैच में जो वीडियोस हम पढ़ाएंगे उसको वीडियो PDF आपको दोनों मिलेंगे। मॉक टेस्ट मिलेगा हर वीक के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं और आपकी बहुत अच्छे से हम बोल सकते हैं कि प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी आपकी, जब आप पढ़ोगे तो आपको खुद को लगेगा कि यार प्रैक्टिस जो है ऑन टॉप आपकी चलेगी। अगर आप वो सारे प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो बाकी जो भी गाइडेंस, बाकी जो भी चीज़ें आपको हमारी तरफ से चाहिए वो हमेशा अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच एंड यू कैन ज्वाइन अस लाइव। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीक में एक और शॉर्ट नोट सीरीज में आपके लिए लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए।